डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र +1 का ग्रामीण समाज का क्या व्यवस्था है, ग्रामीण समाज का क्या स्वरूप है, इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीके में आने वाले परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि जो आज के वर्तमान समय के गांव हैं उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। भारत देखिए गाँवों का देश है। भारत में गाँवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। गांव और शहर के जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर है। ग्रामीण समुदाय ऐसे समाज को कहते हैं हम लोग जो प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, जिनके सदस्यों की जीविका प्रकृति के प्रथम बार जो उत्पादित वस्तुएं हैं उन पर निर्भर करता है तथा जिनका आकार छोटा होता है। ज़्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि ग्रामीण समुदाय एवं ग्रामीण समाज का एक ही अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, और वो ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। यानी कि ज़्यादातर विद्वानों का यही मानना है कि छोटी छोटी संस्थाओं में एक ही चीज़ के इर्द गिर्द ग्रामीण परिवेश में लोग बाग क्या रहते हैं, अपने आप में लगे रहते हैं। ग्रामीण समुदाय में मानव के सभी हितों की पूर्ति हो जाती है। अपने ही गांव में वो सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। इस तरह गांव की परिभाषा को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से देते हैं। इसी तरह श्री सिमसे कहते हैं कि गांव नाम का प्रयोग सामान्यतः किसानों की बस्तियों के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गांवों की बस्तियों के लिए इनका उत्पादन किया जाता है। और शुद्ध रूप में अगर हम सामान्य भाषा में कहें कि ग्रामीण समुदाय की उत्पत्ति में कृषि का सर्वप्रथम योगदान रहता है, परंतु कृषि ही ग्रामीण समुदाय की एकमात्र विशेषता नहीं है। गांव एक ऐसा समुदाय है जहां प्राथमिक समूह एक दूसरे के आंतरिक रूप में अंतःक्रियाएं करते रहते हैं और अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित तथा निर्देशित भी करते हैं। इसीलिए गांव के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भिन्नता के स्थान पर बहुत कुछ समानताएं देखने को मिलती है। गांव का जो भी वातावरण होता है, रंग बिरंगे वस्त्रों में भी क्या होती है, कुछ सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है। अब देखिए, इन परिभाषाओं के बाद अब हम ये देखते हैं कि भारत का जो ग्रामीण जीवन है, भारत के जो गांव है, वो हमें किस तरह दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा संयुक्त परिवार। तो देखिए, भारतीय ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी और सबसे स्टिक विशेषता है कि अधिकतर वहाँ पे संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इन परिवारों में, संयुक्त परिवार में क्या होता है, पति पत्नी ही खाली नहीं रहते, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, वो कई पीढ़ियों तक के लोग एक साथ ही क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई में खाना बनाते हैं। और परिवार का जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है वो परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। और उसी मुखिया के नियंत्रण में पूरे परिवार को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। सभी सदस्य भोजन, संपत्ति तथा पूजा पाठ क्या करते हैं, साथ साथ करते हैं। और इस प्रकार की प्रणाली में कई बार क्या होता है, स्त्रियों का आपस में झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि उनके बच्चे अलग अलग होते हैं और एक इकट्ठा ही सारा काम किया जाता है। लेकिन आज के समय में, आधुनिक समय में प्रत्येक आदमी अपने आप को क्या चाहता है, स्वतंत्र रखना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। स्त्रियां आर्थिक रूप से पूर्णतया आदमी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इस प्रकार के जो परिवार होते हैं उनमें अब धीरे धीरे क्या होने लगा है, संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवार लेते जा रहे हैं। और जैसे भी संयुक्त परिवार में पहले जो झगड़ा हो जाया करता था उसका निपटारा घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके द्वारा ही उनको कर लिया जाता था। सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक जितने भी समस्त कार्य होते थे वो सारे मिल बैठ के किए जाते थे और परिवार का जो मुखिया होता था उसका निर्णय क्या होता था, सर्वमान्य होता था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भारत का ग्रामीण है
समुदाय है उसमें एक विशेषता है कृषि मुख्य व्यवसाय। अब देखिए गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर उनकी आजीविका का साधन है वो कृषि ही होती है। 70% से लेकर 75% लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े होते हैं। कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसका मतलब क्या है कि गाँवों में कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जो कृषि पर निर्भर है, जैसे चटाई बनाना, रस्सी बनाना, कपड़े बनाना, मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना। तो इस तरह के बहुत सारे व्यवसाय होते हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, लेकिन उनको भी गाँव में किया जाता है। तो इसी तरह हम देखिए ये देखते हैं कि बाहर और दुनिया के कोई इतने देश नहीं है जो कि गाँवों में आत्मनिर्भर हो, लेकिन भारत के गांव इस तरह क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। भारतवर्ष की तुलना में हम देखते हैं तो पाश्चात्य देशों के लोग खेती पर बहुत कम आश्रित होते हैं। इंग्लैंड में तो केवल 5% ही लोग हैं जो खेती पर आश्रित होते हैं। अमेरिका में 12% लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में हम देखते हैं तो 75% लोग कृषि पर क्या रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जाति प्रथा। अब देखिए भारत के गांवों की एक विशेषता है जाति प्रथा। अब वो क्या है देखिएगा, जाति प्रथा भारतीय ग्रामीण समाज की एक मुख्य विशेषता है। यहाँ पर विभिन्न जातियाँ निवास करती है एक ही गांव में और जाति के आधार पर लोगों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। समाज में इस प्रकार का संगठन बना रहता है कि जिसमें कि गाँव में रहने वाली सभी जातियाँ आपस में एक दूसरे पर पूर्ण रूप से क्या होती है, निर्भर होती है। एक जाति का काम दूसरी जाति की सहायता के बिना पूरा नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे एक किसान यादव परिवार का होता है, उसमें कृषि यंत्रों को ठीक करने के लिए एक लोहार और एक खाती की ज़रूरत होती है। दूसरों मजदूरी के लिए तथा सफाई कार्यों के लिए किसी दूसरी जाति की आवश्यकता होती है। संस्कारों को पूरा करने के लिए ब्राह्मण चाहिए। अतः हम ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि गाँवों में पाई जाने वाली विभिन्न जातियाँ आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे पर निर्भर रहती है। उनकी ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत भी बनी हुई होती है और ये जातीय पंचायत अपनी जाति के संरक्षण का कार्य करती है और आपत्ति आती है, कभी मुश्किल आती है, मुसीबत के समय अपनी जाति के लोगों की सहायता करती है। और जातियों की विभिन्नता गाँवों की विशेषता को क्या करती है, दिखाती है और हमें समझाती है कि किस तरह गाँवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि भारत का जो ग्रामीण परिवेश है उसमें जजमानी प्रथा कायम है। बहुत पहले बहुत ज़्यादा थी और अब भी देखने को मिलती है। देखिए पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया। जजमानी प्रथा का उल्लेख भारत में जैसे किया पाई जाती थी जजमानी प्रथा, लेकिन विलियम्स वाइजर वो व्यक्ति थे जिन्होंने जनता के सभी के सामने इस परिभाषा को रखा। जजमानी प्रथा का उल्लेख करते हुए ऑस्कर लेविस कहते हैं कि इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष निश्चित सेवाओं की आशा की जाती है। अब इसको ध्यान से समझिए। गाँवों में खाती लकड़ी की चीज़ बनाते हैं, नाई बाल काटता है, लोहार लोहे के औजार बनाता है, किंतु वे अपनी सेवाएं सभी को प्रदान न करके केवल उन्हीं परिवारों को प्रदान करते हैं जिसमें उनके वंश परंपरा के संबंध चले आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। इस तरह गाँवों में व्यवसाय और सेवाएं जाति के आधार पर परंपरागत रूप से चलती रहती है। जजमानी प्रथा में क्या होता है, जिस परिवार की सेवा की जाती है वह परिवार अथवा उस परिवार का मुखिया सेवा करने वाले का जजमान कहलाता है और सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति काम करने वाला या प्रजन कहलाता है। इन शब्दों का प्रयोग उत्तरी पश्चिम भारत में ही किया जाता है। महाराष्ट्र में इस प्रथा को बलूटे, चेन्नई में मिरासी और मैसूर में अघेट कहते हैं। यानी कि अलग अलग राज्यों में इस प्रथा को अलग अलग जाना जाता है। इस प्रथा का ग्रामीण समाज में होना बहुत लाभदायक है क्योंकि इसमें अनेक फायदे होते हैं, जैसे आर्थिक सुरक्षा होती है,
काम करने वाले की सामाजिक बीमा हो जाता है। देखिए सामाजिक बीमा कैसा होता है कि एक बहुत ही संपन्न परिवार होते उसके जो सेवक होते हैं वो तो सेवक हो गए, और जिन जो आर्थिक रूप से मजबूत होते वो जजमान हो गए। तो हर साल वो उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए फसल निकलती है तो उनमें से कुछ अंश देते रहते हैं। तो एक तरह से उनका सामाजिक जीवन बीमा सुरक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी होता है। व्यावसायिक सुरक्षा होती है, शांति और संतोष होता है, सामाजिक नियंत्रण होता है। इस प्रथा के चलने से ग्रामीण समाज में काफ़ी हानियाँ भी हमारे सामने आई। ये तो फायदा हो गया, फायदा में भाई उनको आर्थिक सुरक्षा मिल गई, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, शांति और संतोष और नियंत्रण, ये सारी वो चीज़ें हैं जो सेवक को प्राप्त होती है। हानियाँ क्या होती है कि इसके नुकसान ये है, देखिए आर्थिक शोषण होता है, वो जितना उनकी सेवा करते हैं उतना उनको देते नहीं है। सामाजिक नियंत्रण, इस प्रथा में क्या होता है कि जब वो उन पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने तो कई बार वो उनका क्या करते हैं, दुर्व्यवहार भी करने लग जाते हैं। समता के सिद्धांत के विपरीत है, इसमें समानता का सिद्धांत कायम नहीं होता कि आप किसी तरह एक आदमी हमेशा हमेशा के लिए सेवा करता रहे। दास प्रथा का ये सूचक है, इसमें ये माना जाता है कि वो उनके दास होते हैं इसलिए सेवा चाकरी करते हैं। अच्छे काम के लिए प्रेरणा का अभाव तथा वर्ष के कार्य के सही श्रमधन प्राप्त नहीं होता। कहने का मतलब ये होता है कि वो जो भी अच्छा काम करते हैं उसके लिए कभी कभी उनको इनाम के रूप में कुछ दे दिया जाता है, लेकिन और किसी भी तरीके से उनको कोई फायदा नहीं होता। तो एक तरह से कहते हैं कि जितना वो श्रम करते, जितनी मेहनत करते, उतना उनको प्राप्त नहीं होता। गाँव में ये प्रथा अब भी कहीं कहीं पाई जाती है, लेकिन शहरी व्यवस्था से ये प्रथा पूर्ण रूप से क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं गांव के स्वरूप में हमें क्या देखने को मिलता है कि ग्राम पंचायतें। अब देखिए प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, इसका मुखिया गांव का मुखिया होता है, जो सरपंच होता है वो गांव का मुखिया रहेगा। ये संस्था भारतीय ग्रामों में प्राचीन काल से कार्य कर रही है, अब नई नहीं है, पहले भी थी। ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य गांव का साफ सफाई करवाना, शिक्षा की व्यवस्था करना, विकास संबंधी गांव के कार्य करना, गांव के छोटे मोटे जो विवाद होते हैं उनको क्या कर लेना, सुलझा देना। तो ग्राम पंचायत पहले तो पूरी व्यवस्थित नहीं थी, लेकिन 1973 वाले संवैधानिक संशोधन के बाद में ये क्या हो गई है, व्यवस्थित हो गई है। हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। गांव की पंचायत क्या होती है, आजकल बड़े महत्वपूर्ण क्या करती है, काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण जीवन में तुलनात्मक अकेलापन। ये समझना बहुत जरूरी है और ये 4 नंबर में 2 नंबर में बच्चों की परीक्षा में आ जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। ग्रामीण जीवन का जो संबंध है अपनी ही जाति या सगे संबंधियों तक ही सीमित होता है। शहरों में इतने सीमित संबंध नहीं होते, शहरों के संबंध विस्तृत होते हैं। शहर का नागरिक अन्य देशों के बारे में भी अखबार, रेडियो, टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाली चीज़ों को देख लेता है। गाँव में यातायात के साधनों की कमी के कारण भी अकेलापन अधिक होता है। ग्रामीण जीवन में तुलनात्मक अकेलेपन का दूसरा मुख्य कारण उनकी अशिक्षा है। अशिक्षित होने के कारण वे लोग समाचार पत्रों, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि के माध्यम से अपना संपर्क देश और दुनिया से कायम नहीं कर पाते। ग्रामवासियों की गरीबी भी अकेलेपन का एक कारण है, क्योंकि वे पेट भरने के लिए ही काम करते रहते, सारे दिन मेहनत करते रहते हैं, तो बाकी देश और दुनिया शहर को जानने और सोचने समझने का उनके पास समय नहीं होता। उनको ये भी नहीं मालूम होता कि देश में किस स्थान पर चुनाव हो रहे हैं, कौन से दल की सरकार है, कौन से दल की क्या नीतियां हैं, कौन आदमी मुख्यमंत्री है, कौन आदमी आज सत्ता में है और कौन नहीं है। वह लोगों की समस्याओं को किसी भी प्रकार से हल करेगा, इसके विषय में भी वो कुछ नहीं जानते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि गांव के जो व्यवस्था है वो अपने ही गांव के अंदर क्या होती है, अकेलेपन की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं, अनपढ़ता की वजह से लगा लीजिए, एकाकीपन जीवन की वजह से लगा लीजिए, उनमें क्या होता है, भाग्यवादी विचारधारा होती है। अब आप सोचिए भाग्यवादी विचारधारा क्या है। साइंस और टेक्नोलॉजी के समय में अब भाग्यवादी विचारधारा में विश्वास तो नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी भारत के गाँव में शिक्षा का अभाव है। इसी अभाव के कारण लोग अंधविश्वासी और भाग्यवादी भी हो गए हैं। ग्रामीण काफ़ी हद तक ये सोचते हैं कि हम चाहे जितना खर्च कर ले, कितना कार्य कर ले, परंतु फल उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा होता है।
ये चीज़ उन गांव वालों में होती है। कभी भी परिवर्तन और क्रांति की ओर वो कभी सोचते ही नहीं है। इस संबंध में तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। यानी कि इस तरीके से उन्होंने ये मान लिया जो भाग्य में लिखा हुआ है वो तो मिलेगा और जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिले। जबकि भाग्य क्या होता है, कर्मों से लिखा जाता है। इस चीज़ की तरफ वो अभी नहीं सोचते हैं और उसका मतलब क्या होता है, अशिक्षा ही होता है। ग्रामीण व्यक्ति भाग्य पर इतना विश्वास करता है कि किसी भी असफलता को वह भाग्य के साथ जोड़ देता है। कई बार तो लोग बीमार हो जाते हैं तो भी उसको भाग्य ही मान लेते हैं। कई बार डॉक्टर के पास नहीं जाते और बीमारी की वजह से अगर कुछ हो जाता है तो उसको भाग्य से ही क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये भाग्य में लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से देखिए, ये एक अंधविश्वास और अशिक्षा का नतीजा होता है कि हम भाग्य को क्या करते हैं, मानते हैं और काम जो आगे बढ़ना हो उस काम की तुलना में नहीं बढ़। कई बार क्या होता है कि बीमार व्यक्ति को वो डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसको भाग्य स्वीकार कर लेते हैं और भाग्य के भरोसे उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और गांव की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, ग्रामीण लोगों का जीवन है वो क्या है, सरल और सादा जीवन है। देखिए, ग्रामीण लोगों के जीवन में सरलता और सादापन बहुत अधिक होता है। कोई भी उसमें बनावटीपन नहीं होता, बेईमानी नहीं होती, धोखेबाजी नहीं होती, चालाकी, ठगी, इस तरह की भावनाएं उनके अंदर नहीं पाई जाती। जैसे वे दिखाई पड़ते हैं असल में वो वैसे ही पाए जाते हैं। सेठ तथा साहूकार उनके इस भोलेपन का लाभ उठा लेते हैं, उनका शोषण करते हैं आर्थिक रूप से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यदि मनुष्य की असलियत देखनी है तो ग्रामीण समाज को देखो, और यदि बनावटीपन व धोखेबाजी और चालाकी देखनी है तो नगरीय समाज को देखो। ये वास्तव में बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि शहरों के अंदर लोगों के चेहरे कुछ होते हैं, चेहरे के पीछे भावनाएं कुछ होती। गांव में जो चेहरा होता है वही उनकी क्या होती, भावनाएं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जनमत का अधिक महत्व। अब देखिए, गांव के एक बहुत बड़ी विशेषता, ग्रामवासी जनमत का सम्मान करते हैं और उससे डरते भी हैं। वे जनमत की शक्ति को चुनौती नहीं देते परंतु उसके सम्मुख झुक जाते हैं। पंच लोग जो कुछ कह देते हैं वे उसे पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार कर लेते हैं। वो जानते हैं कि पंच के मुंह से निकला कोई भी शब्द ईश्वर से के मुंह से निकला क्या होता है, शब्द होता है, सम्मान होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जनमत की अवहेलना करने वाले की निंदा की जाती है और उस व्यक्ति को समाज में उसकी प्रतिष्ठा को क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। कोई भी ग्रामीण इस प्रकार की स्थिति को पसंद नहीं करता कि कोई उन्हें कहे कि पंच परमेश्वर की बात को नकारता है। यानी कि पंच परमेश्वर की बात को वो हर तरीके से क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट और हमें गाँव में और एक विशेषता या अद्भुत नज़रिया दिखाई देता है कि सामाजिक जीवन में क्या होती है, एकरूपता होती है। देखिए, ग्रामीण जीवन में बहुत सारी विभिन्नताएं होती है, लेकिन उन विभिन्नताओं में भी बहुत सारी हमें क्या समानता दिखाई देती है। इसीलिए कहते हैं कि ग्रामीण जीवन में विभिन्नता अधिक नहीं पाई जाती। केवल व्यवसाय या पैसों के संबंध में ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक जीवन में भी ग्रामीण जनता में हमें अधिक अंतर नहीं दिखाई देता। इस समानता और एकरूपता का सबसे प्रमुख कारण यह है कि गांव में शहरों की भांति भिन्न भिन्न जाति, धर्म, वर्ग और प्रजाति के लोग बाहर से आकर नहीं बसते। इसमें गांव के जीवन में विभिन्नता पनपती ही नहीं है। एक जैसी संस्कृति वाले लोग गांव में क्या करते, निवास करते हैं। एक जैसी संस्कृति वाले लोग गांव में क्या करते, आराम से रहते हैं। किसी भी तरह से वहाँ पे उनमें नहीं होता, सब गांव के व्यक्ति होते हैं वो आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं और किसी भी तरह का उनमें क्या नहीं होता, विरोध नहीं होता। क्योंकि लंबे समय से उनके परिवार होते हैं वो स्थायी होते हैं, एक ही स्थान पर क्या है वो रहते आए हुए हैं, तो किसी भी तरह की उनमें क्या नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए, गाँव का जीवन जितना मेहनत का होता है, जितना भोलेपन का होता है,
उतनी उनके चेहरों के पीछे क्या होती है, सच्चाई होती है। वो एक असली जीवन जीते हैं, कभी भी उनका जीवन क्या नहीं होता, बनावटी नहीं होता। और ये भारत के ग्रामीण क्षेत्र में ही पाया जाता है, क्योंकि भारत है वो गाँवों का देश है। और भारत के अंदर ही हम क्या करते हैं कि विभिन्न गाँवों को देखते हैं जिनकी अद्भुत संस्कृति होती है, अलग अलग उनके काम होते हैं, लेकिन जितने भी उनके वर्क होते, काम होते, वो एग्रीकल्चर बेस ही होते हैं। उनका रहने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। धार्मिक प्रवृत्ति गाँवों वालों में ज़्यादा पाई जाती है। वो कभी किसी व्यक्ति को ठगने की कोशिश नहीं करते हैं, झूठ उनके आसपास नहीं होती है। इसीलिए गाँव के जीवन को हम प्रकृति की गोद में एक प्रकृतिवादी और सच्चाई का प्रतीक मानते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा।